हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं संपूर्ण परीक्षा धाम की बुक। और ये आज का हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है मध्य प्रदेश में वन संसाधन। ठीक है, इससे पहले हम और भी वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए और परीक्षा धाम पब्लिकेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जब विजिट करेंगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए समय को बिना गवाए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखेंगे मध्य प्रदेश में वन संसाधन कैसे हैं, क्या है उनका वितरण है और क्या उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं कि वनों का वर्गीकरण किया गया है। वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? पहला किया गया है जलवायु के आधार पर, फिर प्रशासन के आधार पर, प्रजातियों के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर और वन विभाग के आधार पर। दोस्तों 5 आधार पर मध्य प्रदेश में वन संसाधन को विभाजित किया जाता है। एक बार फिर से देखिए, जलवायु, प्रशासन, प्रजातियों, प्रादेशिक और वन विभाग के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं जलवायु के आधार पर जो 3 प्रकार हैं वो कौन से हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। दोस्तों हम इन सबको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कितनी वर्षा की जरूरत होती है, कितने तापमान की जरूरत होती है और किन वन के कौन से उदाहरण हैं, कौन से वृक्ष उष्णकटिबंधीय में आते हैं, कौन से अर्धपर्णपाती में आते हैं, कौन से शुष्क में आते हैं और किस रीजन में ये पाए जाते हैं, वो सब हम देखेंगे आगे। आप बस इंतज़ार कीजिए उस पल का। प्रशासन के आधार पर बात करें तो ये भी 3 प्रकार से हैं, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। क्या है? आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत 3 प्रकार से इनका भी वर्णन किया गया है। प्रजातियों के आधार पर बात करें, प्रजातियों के आधार पर भी वन 3 प्रकार के हैं, सागौन वन, साल वन और बांस वन। ठीक है, कौन से हैं? सागौन वन, साल वन और बांस वन। ठीक है, प्रादेशिक आधार पर बात करते हैं तो ये 4 प्रकार के हैं, सतपुड़ा मैकाल, विंध्याचल श्रेणी, पन्ना विंध्याचल और मुरैना शिवपुरी पठार वाला एरिया है ये। ठीक है, अब वन विभाग के आधार पर भी ये 3 प्रकार के हैं, अति सघन वन है, मध्यम सघन वन है और खुले वन है। ठीक है, चलिए ये हमने क्या देखा, वनों का वर्गीकरण देखा, 5 आधार देखे, उन आधारों का अपना अपना वर्गीकरण देखा। चलिए आइए उनको डिटेल में हम जानते हैं। जलवायु के आधार पर वनों के प्रकार। ठीक है, किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर। मध्य प्रदेश को वनों का राज्य कहा जाता है। ये तथ्य एक वृक्ष के ऊपर लिखा हुआ है, तो आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश को वनों का राज्य कहा जाता है। ठीक है, जलवायु के आधार पर वनों के प्रकार। चलिए प्रकारों की बात करते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, हमने अभी देखा। ये छोटा सा एक मैप है, इसको आप देख सकते हैं कि जो सबसे नीचे इस साइड पूर्वी वाले एरिया में है, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन यहाँ पाए जा रहे हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बीचों बीच में पाए जा रहे हैं और उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन यहाँ पाए जा रहे हैं। जब आप आगे डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वन इसी पर्टिकुलर एरिया में क्यों पाए जा रहे हैं और पाए जाने चाहिए या नहीं पाए जाने चाहिए। आप एक बार सिर्फ इसको आँखों से फ़ोटो खींच लीजिए। ठीक है, चलिए अब डिटेल पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में। कौन से वन हैं ये? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन वनों के लिए आवश्यक वर्षा होती है 75 से 100 सेंटीमीटर। ये पर्णपाती वन है। ठीक है, पर्णपाती वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन हैं। जो 3 प्रकार के जो वन होते हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में वन जो पाए जाते हैं वो पर्णपाती वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। वर्षा की जरूरत होती है 75 से 100 सेंटीमीटर और इस वन की सभी वृक्षों की प्रजातियां पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेती हैं। ठीक है,
इस वन की सभी वृक्षों की प्रजातियां, जो सभी वृक्ष इसके उदाहरण रहेंगे, ठीक है, जो पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं, वो सभी वन पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अर्थात सभी वृक्ष अपनी पत्तियां गिराते हैं और उनमें फिर नवीन पत्तियां फिर से आती हैं। ठीक है, इन वृक्षों की प्रजातियों की बात करें या उदाहरण की बात करें तो इसमें है सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि। ठीक है, सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि। ठीक है, क्षेत्र की बात करें, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किन क्षेत्रों में विद्यमान है? ये है होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और सागर। कहाँ है? होशंगाबाद, जो कि वर्तमान नर्मदापुरम जिला है, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और सागर आदि जिलों में ये पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे क्या हुए? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, इसको भी हम यहीं देख लेते हैं। मध्य प्रदेश देवारण्य योजना है ना। तो इस योजना में क्या होता है? मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने और उसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देवारण्य योजना बनाई है। प्रदेश में देवारण्य योजना के माध्यम से आयुष औषधियों के उत्पादन की एक पूरी वैल्यू चेन का विकास किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये देवारण्य योजना के बारे में कुछ थोड़ी सी बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रकार की ओर। ठीक है, दूसरा प्रकार कौन सा है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या अर्ध पर्णपाती वन इसको कहा जाता है। आर्द्र पर्णपाती ज़्यादा सही है। इसके लिए आवश्यक वर्षा होती है 100 से 150 सेंटीमीटर। इस वन की आधी प्रजाति के वृक्ष बसंत आगमन पर पतझड़ प्रक्रिया पर भाग लेते हैं। वन की आधी प्रजाति के वृक्ष, ठीक है, पूरे वृक्ष नहीं लेते हैं, कुछ ही वन होते हैं जो आधे वन होते हैं, वही पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, इसकी प्रजातियां कौन सी हैं? साल, बांस, महुआ, सागौन, शीशम, हर्रा आदि इसकी प्रजातियां हैं। और क्षेत्र क्या है इसका? पूर्वी मध्य प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश है तो इसके जिलों की बात कर लेते हैं। बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल आदि। ठीक है, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल आदि इसके क्षेत्र हैं। चलिए आगे देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या होता है? इसमें आवश्यक वर्षा क्या है? 50 से 75 सेंटीमीटर पर्णपाती वन की। और कटीले प्रजाति के वृक्ष कौन से हैं? खैर, बबूल, पलास व बेर। ठीक है, खैर, बबूल, पलास और बेर ये कटीले प्रकार के वन होते हैं। ठीक है, पत्तियां छोटी होती हैं इनकी और कांटेदार ये वृक्ष होते हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे। इसका क्षेत्र क्या है दोस्तों? क्षेत्र है मुरैना, ग्वालियर, रतलाम और मंदसौर। ठीक है, मतलब ये अपना उत्तर पश्चिम वाला एरिया है। ये वन कम वर्षा प्राप्ति के कारण इन वनों को जो है पानी प्राप्त नहीं होता है, इसलिए कांटेदार रहते हैं व छोटी पत्ती वाले होते हैं। पत्तियां छोटी होती हैं और पत्तियां छोटी हैं तो कांटेदार रहेंगे। ठीक है, यदि पत्तियां बड़ी रहती हैं तो फिर उनको पानी ज़्यादा मिल रहा है इसका मतलब। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। प्रशासन के आधार पर वनों का वर्गीकरण है। किसके आधार पर? प्रशासन के आधार पर। चलिए ये एक ही फ्रेम में आ जाना चाहिए। आ गया है, थोड़ा और इसको गुड। चलिए अब देखते हैं प्रशासन के आधार पर प्रमुख बिंदु दिए हुए हैं। आरक्षित वनों के बारे में तथ्य हैं, संरक्षित वनों के बारे में तथ्य हैं और अवर्गीकृत वनों के बारे में तथ्य हैं। ठीक है, कुल प्रतिशत है कितना? 100%। वनों का प्रतिशत कितना रहेगा? हमेशा 100% रहेगा। उस 100% में ये तीनों को ही बांटा जाएगा। ठीक है, आरक्षित वन कितने परसेंट है मध्य प्रदेश में? 65.4%, 65.4%। और संरक्षित वन कितने हैं? 32.8% और अवर्गीकृत वन है 1.8%। ठीक है, प्रशासन का नियंत्रण कहाँ कितना है वो देख लेते हैं। आरक्षित वनों में प्रशासन का नियंत्रण पूर्ण नियंत्रण होता है। कितना होता है? पूर्ण नियंत्रण, संपूर्ण नियंत्रण होता है क्योंकि ये आरक्षित वन है।
संरक्षित वन की बात करें, ये है सामान्य नियंत्रण। कैसा है? सामान्य नियंत्रण रहता है। और अवर्गीकृत वन में प्रशासन का कोई भी नियंत्रण नहीं होता दोस्तों। अब बात कर लेते हैं वन कटाव की। ठीक है, वनों को काटा जा सकता है, नहीं काटा जा सकता, कहाँ काटा जा सकता है वो देख लेते हैं। आरक्षित वनों की बात करें तो पूर्णतः प्रतिबंधित होता है यहाँ वनों को काटना, और संरक्षित में सामान्य प्रतिबंधित, मतलब कुछ वनों को काटा जा सकता है, कुछ को नहीं काटा जा सकता, सामान्य रूप से कार्य यहाँ चलता रहता है। अवर्गीकृत की बात करें, कोई प्रतिबंध नहीं है यहाँ। ठीक है, बिल्कुल आप जाइए और पूरे वनों को काट डालिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दंड प्रावधान। दंड प्रावधान क्या है इन वनों के बारे में? आरक्षित वन अत्यधिक कठोर प्रावधान होते हैं। जो वन आरक्षित हैं सरकार के द्वारा, उन वनों को काटने पर आपके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, इससे आप सजग रहें। बात करें संरक्षित वनों की, इसमें सामान्य दंड दिया जाएगा, सामान्य रूप से दंड रहेगा, और अवर्गीकृत वन में कोई प्रावधान नहीं है दंड का। ठीक है, सर्वाधिक वनों की बात करें, सर्वाधिक वन की आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ है? खंडवा वन व्रत में आरक्षित वन सर्वाधिक हैं, और छतरपुर वन व्रत में संरक्षित वन सर्वाधिक हैं। ठीक है, अब इसी की अपोजिट बात करें न्यूनतम वन की, तो न्यूनतम आरक्षित वन कहाँ है? छतरपुर वन व्रत में न्यूनतम आरक्षित वन है, और संरक्षित वन खंडवा वन व्रत में संरक्षित सर्वाधिक है। ठीक है, यहाँ डाटा आगे नहीं दिया हुआ है तो वो अपने काम का भी नहीं है। चलिए अब ये जो तथ्य दिया हुआ है वो तथ्य देख लेते हैं, तथ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जिले के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन उज्जैन जिले में है। सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है दोस्तों? उज्जैन में है। और वनव्रत में कहाँ थे? खंडवा वनव्रत में सर्वाधिक थे। ठीक है, जिले के अनुसार सर्वाधिक संरक्षित वन कहाँ है? राजगढ़ जिले में है। सर्वाधिक आरक्षित उज्जैन में, सर्वाधिक संरक्षित राजगढ़ में। ठीक है, चलिए सतपुड़ा विंध्याचल वन पेटी के जिलों में आरक्षित वनों का अनुपात अधिक है। मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड में आरक्षित वनों का अनुपात बहुत कम है। मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड में आरक्षित वनों का अनुपात बहुत कम है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जिले के अनुसार जिले के अनुसार न्यूनतम आरक्षित वन कहाँ है? राजगढ़ में है, वो उसका अपोजिट हो जाएगा। और जिले के अनुसार न्यूनतम संरक्षित वन उज्जैन में है। ठीक है, आप जब इसको देखेंगे और एक दो बार पढ़ेंगे तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं प्रजातियों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। प्रजातियों के आधार पर किस प्रकार वनों का वर्गीकरण किया जाता है वो हम एक नज़र में देखते हैं। ये 3 तरीके से इसका वर्गीकरण किया जाता है, जैसा कि हमने कुछ समय पहले देखा। सागौन वन होते हैं, साल वन और मिश्रित वन। ठीक है, सागौन वन तो आप जानते ही हैं, सागौन के जो वृक्ष होते हैं और जो साल के वृक्ष होते हैं, और मिश्रित वन जो होते हैं जो सभी प्रकार के इसमें वनों को शामिल कर लिया जाता है, सागौन और साल को छोड़कर, वो मिश्रित वनों की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। डिटेल जैसे सागौन वन है, सागौन वन का मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल कितना है? 18,332 वर्ग किलोमीटर, और ये प्रतिशत में पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 20% है, और एग्जैक्ट बात करें तो 19.36% भाग पर मध्य प्रदेश में सागौन वनों का विस्तार पाया जाता है। साल वन की बात करें, साल वन 3,932 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं, और ये 4.15% एरिया में मध्य प्रदेश के विद्यमान हैं। ठीक है, मिश्रित और एवं अन्य वनों की बात करें, ये इनका क्षेत्रफल है 55,436 वर्ग किलोमीटर, और 58.49% इनका क्षेत्रफल है। और रिक्त या खुले क्षेत्र की बात करें, मतलब ऐसी जिनका कोई गिनती नहीं है या खुले हैं वो, ठीक है, जिन कोई प्रतिबंधित नहीं है, उन खुले वनों की बात करें तो ये 19,989 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है, और कुल 18% भाग पर ये मध्य प्रदेश के फैले हुए हैं। ठीक है, यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ था जिसमें लिखा हुआ है काम की बात, वो देखते हैं। संरक्षित वनों का वितरण
आरक्षित वनों के वितरण का पूरक होता है। जहाँ आरक्षित वनों का हिस्सा कम है वहाँ संरक्षित वनों का प्रतिशत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं सागौन वनों के बारे में। किसके बारे में? सागौन वनों के बारे में। इसका वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रांडिस है। क्या है? टेक्टोना ग्रांडिस सागौन का वानस्पतिक नाम है। भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पूरे भारत में कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल वन क्षेत्रफल के 19.36% भाग पर पाए जाते हैं। 19.36% भाग पर पाए जाते हैं। सागौन वन बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा जिलों में सागौन वनों का विस्तार पाया जाता है। चलिए, याद हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम साल वनों की ओर। साल वनों के बारे में देखें। हाँ चलिए ठीक है, ज़्यादा छोटा हो गया, चलिए फिर इसको हटा लेंगे। साल वन, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? शोरिया रोबस्टा है। साल वनों का वानस्पतिक नाम शोरिया रोबस्टा है। प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के 4.15% भाग पर साल वन पाए जाते हैं। पुराने आंकड़ों में साल वनों का प्रतिशत 16.5 था। ठीक है, 16.5%। ठीक है, साल वन मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, शहडोल में अपना विस्तार रखते हैं। साल वन कहाँ रखते हैं? मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी और शहडोल। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं मिश्रित वनों के बारे में। मिश्रित वन, ये वन मुख्यतः तेंदू, महुआ, पलास, बबूल, खैर आदि वनोपज पैदा करते हैं। ये वन मुख्यतः बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला एवं छिंदवाड़ा जिलों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लें। प्रादेशिक आधार पर इनका वर्गीकरण किस प्रकार दिया गया है? किस आधार पर है दोस्तों? प्रादेशिक आधार पर। दोस्तों मध्य प्रदेश की इस सीरीज़ में हम अभी बहुत स्लो चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ बहुत तेज़ी से चलेंगे, क्योंकि अभी उतना रुझान नहीं है, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आता है तो रुझान बढ़ जाता है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रति, क्योंकि आप सभी को मालूम है पूरे एग्ज़ाम का लगभग 50% मध्य प्रदेश के ऊपर टिका हुआ है जीवन MPPSC प्रीलिम्स का। ठीक है, यदि आपको ये याद है तो आपको 50% पेपर बनना तय है। ठीक है, तो जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचता है तो वो प्लेलिस्ट को सेव कर ले, क्योंकि बाद में ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। यदि MPGK की नहीं पड़ेगी तो टेस्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, और टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो करंट अफेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रादेशिक आधार पर सतपुड़ा, मैकाल, बघेलखंड, पठार। ठीक है, क्या है ये? सतपुड़ा, मैकाल और बघेलखंड पठार ये एक ही भाग में आता है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। ये एक भाग हुआ, ये पूरा एक भाग हुआ। ठीक है, अब देखते हैं विंध्याचल श्रेणी, फिर पन्ना विंध्याचल श्रेणी और शिवपुरी मुरैना पठार। ठीक है, चलिए इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि क्या और तथ्य दिए गए हैं। तो पहला क्या है? सतपुड़ा, मैकाल, बघेलखंड, पठार। वनों की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र है ये। वनों की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र कौन सा है? सतपुड़ा, मैकाल और बघेलखंड का पठार। इसका विस्तार नर्मदा सोन घाटियों के दक्षिण में तथा पूर्व में सीधी जिले तक फैला हुआ है। उदाहरण के रूप में बात करें तो सागौन, हर्रा, महुआ और बांस आदि इसके उदाहरण हैं। चलिए क्लियर हुआ। आगे देख लेते हैं विंध्याचल श्रेणी के बारे में। विंध्याचल श्रेणी के
वनों के बारे में। ठीक है, यह वन पेटी नर्मदा सोन घाटियों की उत्तर और मालवा पठार की दक्षिणी सीमा पर फैली है। यह वन पेटी रायसेन, सिलवानी और भांडेर पठार क्षेत्र में काफ़ी अधिक चौड़ी है। ठीक है, अधिक चौड़ी यहाँ पर है। अब ये देख लेते हैं, इसके पूर्वी छोर पर कैमूर के वन स्थित हैं। ठीक है, कैमूर के वन स्थित है विंध्याचल श्रेणी के पूर्वी छोर पर। उदाहरण में बात करें, तेंदुपत्ता, शीशम इसके उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। पन्ना विंध्याचल श्रेणी की बात करें, इस पेटी का विस्तार सागर, दमोह और बिजावर पहाड़ी और पन्ना तक है। इसके उदाहरणों में भी तेंदुपत्ता, शीशम, पीपल आदि आते हैं। मुरैना शिवपुरी पठार की बात करते हैं हम। किसकी? मुरैना शिवपुरी पठार की। ठीक है, मुरैना शिवपुरी पठार। इस पेटी का विस्तार मुरैना, शिवपुरी या चंबल क्षेत्र तक है। इस पेटी का विस्तार मुरैना, शिवपुरी या चंबल क्षेत्र तक है। अत्यधिक मानवीय व्यवधान के कारण इस पेटी के वन खराब हो गए हैं। अत्यधिक मानवीय व्यवधान के कारण इस पेटी के वन खराब हो गए हैं। यहाँ कटीले वृक्ष सर्वाधिक मिलते हैं और बबूल, पलास, बेर और खैर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, सघनता के आधार पर वनों का वर्गीकरण। दोस्तों, वनों का वर्गीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं और ये हमें बार बार परेशान करते हैं। उदाहरण पूछ लेते हैं, वर्षा पूछ लेते हैं और क्षेत्र पूछ लेते हैं, कौन से क्षेत्र में कहाँ है, परसेंटेज पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उस दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सघनता के आधार पर वनों की बात करें, अल्प वन क्षेत्र, मध्यम वन क्षेत्र और सघन वन क्षेत्र। आइए मैप के माध्यम से बात करते हैं, मैप में क्या दर्शाया हुआ है। सबसे पहले सघन वन क्षेत्र की बात करते हैं। सघन वन क्षेत्रों में सागौन, बांस और साज वगैरह आते हैं और ये इस रीजन में आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर हैं। मध्यम क्षेत्र या बुंदेलखंड, रीवा पन्ना वाले पठार में है। तेंदुपत्ता, खैर, आम आदि वृक्ष आते हैं। आगे हम डिटेल में देखेंगे, आप परेशान ना होना। अल्प वन क्षेत्र की बात करते हैं, बबूल, खैर, पलास और नीम है। क्या है? बबूल, खैर, पलास और नीम अल्प वन क्षेत्र वाले एरिया में शामिल हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा मध्यम घने जंगल हैं। ठीक है, कौन से हैं? मध्यम घने जंगल, ना तो निम्न वाले हैं ना तो सघन वाले सर्वाधिक हैं। सर्वाधिक कौन से हैं? मध्यम घने जंगल सर्वाधिक पाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या हुआ है। ये बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बॉक्स में देख लेते हैं, बॉक्स में क्या तथ्य है। ठीक है, हैरी जॉर्ज चैंपियन और एस.के. सेठ के अनुसार मध्य प्रदेश के वनों को निम्नलिखित समूहों में रखा गया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, कटीले वन और उपाद्र पहाड़ी वन अलग अलग जाना गया है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है, इनका क्षेत्र कौन सा है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, मंडला, शहडोल आदि वन वृत्तों में ये पाए जाते हैं। आर्द्र पतझड़ वन मध्य प्रदेश में दूसरे सर्वाधिक पाए जाने वाले वन हैं ये। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये आपको मालूम है। पर्णपाती या उनको पतझड़ वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा, उज्जैन, रीवा आदि वन वृत्तों में ये पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाले ये वन हैं। बात करें कटीले वनों की, कटीले वन चंबल घाटी क्षेत्र में कटीले वन है। कहाँ है? चंबल घाटी क्षेत्र में कटीले वन पाए जाते हैं। यहाँ वृक्ष कम तथा झाड़ियाँ अधिक होती हैं। ठीक है, वृक्ष कम तथा झाड़ियाँ अधिक होती हैं। उपाद्र पहाड़ी वनों की बात करें तो ये पचमढ़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ? पचमढ़ी क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में पाए जाने वाले ये वन हैं, क्योंकि सिर्फ पचमढ़ी वाले एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए
अब देख लेते हैं वन विभाग के आधार पर वनों के प्रकार। किसके आधार पर? वन विभाग के आधार पर वनों के प्रकार। इनमें है अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। ओके, चलिए अब इनके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं क्या तथ्य हैं। अति सघन वन की बात करें या डेंस फॉरेस्ट की बात करें, ऐसे वन जहां पेड़ कैनोपी का घनत्व 70% हो उन्हें अति सघन वन कहते हैं। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र में से 6,676 वर्ग किलोमीटर बोले तो 2.17% पर अति सघन वन पाए जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है। मध्यम सघन वन की बात करें, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें, ऐसे वन जहां पेड़ कैनोपी घनत्व 40 से 70% के मध्य हो उन्हें मध्य सघन वन कहते हैं। मध्य प्रदेश में 34,341 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में बात करें 11.14% वन मध्यम वन पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं खुले वनों की, ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं। ऐसे वन जहां पेड़ कैनोपी का घनत्व 10% से अधिक हो उन्हें खुला वन कहते हैं। मध्य प्रदेश में 36,465 परसेंटेज में 11.83% क्षेत्रफल पर खुले वन पाए जाते हैं। 10% से कम कैनोपी घनत्व वाले पेड़ पौधों को झाड़ियों के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वनों की सघनता को, मध्य प्रदेश में वनों का सघनता के अनुसार क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल किसका कितना है ये देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों रिपोर्ट ये 2019 वाली है, ठीक है, न्यू आ चुकी है शायद, है ना, लेकिन इन लोगों ने लेटेस्ट एडिशन में भी 2019 की रिपोर्ट लगाई है। चलिए फिर भी एक बार हम ऊपरी तौर पर देख लेते हैं। अति सघन वन कितने हैं? 8.62%, ठीक है, ये कुल वन क्षेत्रफल का है, और भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.17%। सामान्य सघन वन 44.32% और भौगोलिक क्षेत्र में 11.14%। खुले वन कितने हैं? 47.06% और 11.83%। और कुल वनों की बात करें 77,482 हैं, ठीक है, ये पुराना डाटा है, अभी 77,492 कुछ हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए नया डाटा ही देखेंगे आप। ये डाटा अपन को जब अपन एग्ज़ाम से पहले तथ्यवाण और एग्ज़ाम पीडीएफ ऐसी बुकों को पढ़ते हैं, तो यदि वो बुक मैं करवाऊँगा तो मैं आपको ज़रूर उसमें बताऊँगा कि क्या होगा। ठीक है, चलिए अब दिए हुए हैं ये प्रमुख वन उत्पाद, है ना, वन उत्पाद देख लेते हैं। हाँ, ये वन रिपोर्ट 2021 आगे दी हुई है। ठीक है, चलिए वन उत्पाद देख लेते हैं, है ना, फिर हम वन रिपोर्ट पढ़ेंगे और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। सागौन की बात करते हैं। सागौन जिसे टीक भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष सागौन हैं, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, लगभग 20% क्षेत्रफल पर ये पाए जाते हैं, है ना, कितने परसेंट? लगभग 20%, और एग्जैक्ट बात करें तो 19.36%। सागौन के वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाते हैं, और एग्जैक्ट बात करें 19.36% और लगभग 20% भाग पर ये पाए जाते हैं। बोरी घाटी जो कि हरदा और होशंगाबाद जिलों के मध्य है में सर्वाधिक सघनता इन सागौन वनों की पाई जाती है। बिल्कुल, साल वनों की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष हैं साल वन। पूर्वी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये पूरा मध्य प्रदेश के पूर्वी एरिया में, ठीक है, जैसे ये हमारा मध्य प्रदेश हुआ प्यारा सा, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का ये जो पूर्वी एरिया है ना, यहाँ पर साल के वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 4 कुछ परसेंट, ये 15 कुछ है, अब चेक कर लेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं बांस। बांस के बारे में हम पढ़ते हैं।
इंदौर जिले के नौलखा में, कहाँ? इंदौर जिले के नौलखा में मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में बांस सर्वाधिक बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बांस कहाँ पाए जाते हैं? बालाघाट जिले में सर्वाधिक बांस पाए जाते हैं। बांस की प्रजाति बालकोबा, सतना, उमरिया में पाई जाती है। बांस की प्रजाति क्या है? बालकोबा, जो कि सतना और उमरिया में पाई जाती है। ठीक है। बांस ट्रीटमेंट प्लांट सतना जिले में स्थापित किया गया है। बांस ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? सतना जिले में। आप ये याद रखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य मिशन का गठन, मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 को प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 3 जुलाई 2013 को प्रारंभ हुआ और 15 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश बांस शिल्प बोर्ड का गठन किया गया। दोस्तों ये दोनों डेट आप याद रखेंगे क्योंकि बार बार ये टेस्टों में पूछ लेते हैं और हम कंफ्यूज करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तेंदुपत्ता की ओर। भारत में तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। सागर, जबलपुर, उमरिया में सर्वाधिक तेंदुपत्ता पाए जाते हैं। तेंदुपत्ता का वानस्पतिक नाम डायोस्पायरोस मेलानॉक्सिलॉन है। ठीक है, ये लंबा सा नाम है, आप समझ लेंगे। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का वार्षिक उत्पादन 25 लाख मानक बोरा, जो देश के कुल उत्पादन का 25% है। ठीक है, उत्पादन कितना हो रहा है? 25 लाख मानक बोरा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, जो कि देश के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है? यदि देश में 100% तेंदुपत्ता का उत्पादन हो रहा है तो इस 100% में से 25% उत्पादन कर रहा है कौन? सिर्फ मध्य प्रदेश 25% उत्पादन कर रहा है दोस्तों। बाकी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और कहाँ गए? ठीक है, तो ये सब मिला के कुल मिला के 75% कर रहे हैं और हमारा मध्य प्रदेश अकेला 25% उत्पादन कर रहा है पूरे देश का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में 25 लाख मानक बोरों की बात हुई, तो मध्य प्रदेश के तेंदुपत्ता में एक मानक बोरे में 50 पत्तों के 1000 बंडल अर्थात कुल 50,000 पत्ते भरे जाते हैं। एक बोरे में दोस्तों 50,000 पत्ते भरे जाते हैं। ठीक है, 50,000 पत्ते का अर्थात आप समझते होंगे 50,000 बीड़ी एक बोरे से बनती हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन है। एक बोरे में 50,000 बीड़ी बन गई हैं। फिर आप उनको बंडल में भरते रहेंगे, एक में 20-25 कितनी भर रहे हैं। ठीक है, लाख की बात करते हैं। किसकी? लाख कीट सर्वाधिक बेर, ये कीट है जो पेड़ों में चिपका होता है ना? आपने इसको गाद के नाम से सुना होगा, वही है ये। लाख कीट सर्वाधिक बेर, पलास, कुसुम के वृक्षों में पाया जाता है। लाख कीट का नाम लेसिफर लक्का है। क्या है? लाख जो कीट है उसका नाम क्या है? लेसिफर लक्का है। उमरिया में लाख का सरकारी कारखाना बनाया गया है। कहाँ है? उमरिया में लाख का सरकारी कारखाना निर्मित किया गया है। बिल्कुल। लाख का उपयोग चूड़ी उद्योग में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? चूड़ी उद्योग में लाख का उपयोग किया जाता है। बात करें खैर वृक्ष की। किसकी? खैर वृक्ष की। शिवपुरी व मुरैना को जो वान मोर है में कत्था बनाने का कारखाना निर्मित किया गया है, वहाँ निर्मित है। ठीक है, चलिए पहले ये बॉक्स देख लेते हैं, नहीं तो बॉक्स को हम भूल जाते हैं बाद में। यहाँ क्या है? सतना समाचार पन्नों से, सतना के सोनौरा ग्राम में बांस की उत्पादकता बढ़ाने के लिए यह प्रदेश का पहला बांस ट्रीटमेंट प्लांट है। प्रदेश का पहला बांस ट्रीटमेंट प्लांट है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। त्रिफला की जब हम बात करते हैं तो इसमें शामिल है हर्रा, बहेड़ा और आंवला। क्या है? हर्रा, बहेड़ा और आंवला त्रिफला में शामिल होता है। चलिए ये छोटा सा एक नॉलेज था दोस्तों। समाचार के पन्नों में एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लाख कीट संरक्षण केंद्र
की स्थापना राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में की गई। मध्य प्रदेश में लाख कीट संरक्षण केंद्र की स्थापना राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने वनोत्पाद की ओर। हम कहाँ थे? हम थे हर्रा में। हर्रा की ओर पढ़ते हैं। छिंदवाड़ा मंडला क्षेत्रफल में पाया जाता है। ये छिंदवाड़ा और मंडला जिलों में ये पाया जाता है मुख्य रूप से हर्रा। जब त्रिफला में शामिल है, ये त्रिफला में हर्रा, बहेड़ा और आंवला का मिश्रण किया जाता है। तो त्रिफलों में से एक फल क्या है? हर्रा है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण करने में किया जाता है। हर्रा का वानस्पतिक नाम टर्मिनेलिया चैबुला है। क्या है? टर्मिनेलिया चैबुला हर्रा का वानस्पतिक नाम है। चलिए महुआ की बात करते हैं। इसका वानस्पतिक नाम मधुका लॉन्गिफालिया है। क्या है? मधुका लॉन्गिफालिया महुआ का वानस्पतिक नाम है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद जिलों में ये पाया जाता है। कहाँ? मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद जिलों में ये पाया जाता है। इसका उपयोग कच्ची शराब, जिसे गपई कहा जाता है, वह औषधि बनाने में किया जाता है। महुआ का उपयोग कच्ची शराब बनाने में और औषधि बनाने में किया जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने महुआ से बनी शराब को हेरिटेज शराब का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम गोंद की ओर। ठीक है, गोंद बबूल, अचार, कुसुम आदि से प्राप्त की जाती है। जो बबूल है, बबूल जो गोंद है वो बबूल का पेड़, अचार, कुसुम आदि से प्राप्त की जाती है। छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ, शिवपुरी आदि में यह पाई जाती है मुख्य रूप से। सामान्यतः मध्य प्रदेश में 2 प्रकार की गोंद पाई जाती है। कितने प्रकार की गोंद पाई जाती है दोस्तों? 2 प्रकार की, जो कि है अरेबिक गोंद और कुल्लू गोंद। अरेबिक गोंद की बात करते हैं तो ये खाने योग्य होती है, तो मिठाई में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, खाने योग्य होती है, मिठाई में उपयोग किया जाता है। मिठाई में क्या उपयोग किया जाता है? अरेबिक गोंद को। और कुल्लू गोंद को बेकरी उद्योग में केक व पेस्ट्री बनाने में किया जाता है ना। तो सीधी सी बात है, ये लिखी नहीं गई है कि खाने योग्य ये भी है, क्योंकि केक तो खाते ही है ना, पेस्ट्री भी खाते हैं, केक को ही काट कर पेस्ट्री बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो दोनों खाने योग्य हैं, लेकिन अरेबिक जो है मिठाई में शुद्ध रूप से मिला ली जाती है, और जो कुल्लू है उसको केक में डाल दिया जाता है। ठीक है, कासे केक, कासे कुल्लू याद रख लेंगे। चलिए भिलाला, भिलमा। भिलाला की बात कर लेते हैं। भिलाला का उपयोग स्याही या इंक बनाने में किया जाता है। भिलाला से स्याही बनाने का कारखाना छिंदवाड़ा में स्थित है। भिलाला से स्याही बनाने का कारखाना दोस्तों कहाँ है? भिलाई से स्याही बनाने का कारखाना छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए रेशम पढ़ने से पहले समाचार के पन्नों की बात कर लेते हैं। प्रवीण भैया क्या कह रहे हैं? अंकुर योजना 22 मई 2021 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए ये प्रारंभ की गई है। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई अंकुर योजना, जो कि 22 मई 2021 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेशम की ओर जानते हैं, है ना। रेशम मध्य प्रदेश में मलबरी रेशम है वो मंडला जिले में पाया जाता है। तसर बैतूल में पाया जाता है। इरी सिवनी में पाया जाता है। 3 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं, जिसमें मलबरी मंडला में, तसर बैतूल में और इरी सिवनी में। इरी के उत्पादन के कारण सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। ये बात आप जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में वन उत्पाद से संबंधित राष्ट्रीयकरण हुआ है। राष्ट्रीयकरण से संबंधित उन कुछ तथ्यों को देख लेते हैं जो कि हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी पिछले प्री में यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, आपने यदि प्रीवियस ईयर देखा होगा तो आप जानते ही होंगे, यदि नहीं देखा तो आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ये तथ्य हैं। 1 मिनट दोस्तों। चलिए मध्य प्रदेश में वन उत्पाद से संबंधित राष्ट्रीयकरण, तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1964 में हुआ। ये डेट आप भूल नहीं सकते हैं,
आपको याद करना ही पड़ेगा। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण 1964 में हुआ था। गोंद हर्रा का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। बांस का राष्ट्रीयकरण 1973 में हुआ था। सलई का राष्ट्रीयकरण 1973 में हुआ था। साल का राष्ट्रीयकरण 1975 में हुआ था। ठीक है, बांस और साल और ये तेंदुपत्ता आप मुख्य रूप से याद रखेंगे। ठीक है, तेंदुपत्ता 1964, बांस 1973 और साल 1975। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे इस साइड भी कुछ तथ्य दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश में वन वृत्त की बात करें, वन वृत्त के बारे में, मध्य प्रदेश में कुल वन वृत्त 16 हैं। कितने हैं? 16 हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त है खंडवा। कौन सा वन वृत्त है? खंडवा सबसे बड़ा वन वृत्त है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन वृत्त होशंगाबाद वन वृत्त है, जो कि वर्तमान में नर्मदापुरम कहलाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाला वन वृत्त कौन सा है? नर्मदापुरम है, जहां सबसे ज़्यादा टैक्स या राजस्व की प्राप्ति होती है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम राजस्व प्राप्त करने वाला वन वृत्त कौन सा है? छतरपुर। न्यूनतम राजस्व प्राप्त करने वाला वन वृत्त है छतरपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लल्लन टॉप तथ्यों की ओर। मध्य प्रदेश में वन विभाग की गतिविधियां सन 1860 से प्रारंभ होना माना जाता है। 1861-62 में पचमढ़ी में सबसे पहले वन विभाग भवन, जिसे बायसन लॉज कहा जाता है, की स्थापना की गई थी। कब? 1861-62 में। कर्नल G.F. पियर्सन को मध्य प्रदेश में वन विभाग का संस्थापक माना जाता है। मध्य प्रदेश में वन विभाग का संस्थापक किसे माना जाता है? कर्नल G.F. पियर्सन को। 1863 में डॉक्टर डीट्रिच ब्रांडिस को भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। नर्मदापुरम जिले का बोरी जंगल पहले भभूत सिंह कोरकू का था। किसका था? भभूत सिंह कोरकू। दोस्तों, आपने गुंजन सिंह कोरकू सुना होगा, भभूत सिंह कोरकू भी आप सुन लीजिए आज। ठीक है, नर्मदापुरम जिले का बोरी जंगल पहले, बोरी जंगल कहाँ? हरदा और होशंगाबाद जिलों के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। तो भभूत सिंह कोरकू का ये जंगल था, जिस पर बाद में अंग्रेजी सरकार ने कब्जा कर लिया और उसे रिजर्व घोषित कर दिया था। ठीक है, चलिए, जंगल सत्याग्रह और जंगल सत्य पुस्तक के लेखक घनश्याम सक्सेना है। क्या नाम है? जंगल सत्याग्रह और जंगल सत्य, दो पुस्तक, जंगल सत्याग्रह और जंगल सत्य पुस्तक के लेखक घनश्याम सक्सेना है। ओरछा से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व लालाराम बाजपेयी ने किया था। कहाँ से? ओरछा से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व लालाराम बाजपेयी ने किया था। विंध्य क्षेत्र, जो कि शहडोल और घुनघुटी वाले क्षेत्र के अंतर्गत की बात हो रही है। विंध्य क्षेत्र से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित शंभुनाथ शुक्ल ने किया था। किसने किया था? पंडित शंभुनाथ शुक्ल ने किया था, जिसमें बैगा जनजाति के लोगों ने इनका साथ दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वन रिपोर्ट 2021 के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। वन रिपोर्ट 2021। पहली वन रिपोर्ट 1987 को जारी की गई थी दोस्तों। कब? 1987 को पहली बार वन रिपोर्ट जारी की गई। यह प्रति 2 वर्ष के अंतरालों में जारी की जाती है। कितने वर्ष में? प्रति 2 वर्ष के अंतराल में। चलिए आगे देख लेते हैं। 2021 में यह 17वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट है, 17वें नंबर की रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश का 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन आच्छादित है। कितना? 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन आच्छादित है, जबकि 2019 में कुल वन क्षेत्र 77,482 वर्ग किलोमीटर था। पिछली रिपोर्ट की तुलना में 10.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 10.11 वर्ग किलोमीटर
ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन बार बार पूछ के परेशान किया जाता है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? भिंड है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? ये भिंड हो गया। और वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी करने वाला जिला दोस्तों बड़वानी है। कौन सा जिला है? बड़वानी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं जहां सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं? तो बालाघाट में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर छिंदवाड़ा, तीसरे में बैतूल, चौथे में श्योपुर। ठीक है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल और श्योपुर। क्षेत्रफल याद करने की जरूरत नहीं है। बालाघाट का आप देख सकते हैं कि 4923 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले। न्यूनतम वन क्षेत्र, सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाए जाते हैं? तो ये जिले हैं, सबसे कम उज्जैन, फिर शाजापुर, रतलाम और राजगढ़। तो उज्जैन जिले में सबसे कम वन क्षेत्र 37 वर्ग किलोमीटर यहाँ वन पाए जाते हैं, 37 वर्ग किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक वन प्रतिशत, तो बालाघाट में सर्वाधिक वन प्रतिशत है, दूसरे नंबर पर श्योपुर, तीसरे में उमरिया और चौथे में मंडला। तो 53% वन कहाँ पाए जाते हैं? बालाघाट में। सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ है? बालाघाट में है। यदि बालाघाट का क्षेत्रफल 100% है, 100% क्षेत्रफल है बालाघाट का, तो उस 100% क्षेत्रफल में 53% क्षेत्रफल में क्या है? सिर्फ वन है दोस्तों। ठीक है, जो बचा 47% उस पर पॉपुलेशन है या साधारण ज़मीन है या बंजर ज़मीन है। ठीक है, तो 53% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले, न्यूनतम वन प्रतिशत ये उज्जैन में है। उज्जैन में 0.60%, 1% वन भी यहाँ नहीं पाए जाते हैं। 0.1% का छठवां भाग, ठीक है, 1% का छठवां भाग यहाँ पर है। ठीक है, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम और राजगढ़। ठीक है, राज्य के प्रमुख वन संस्थान व केंद्र, यहाँ बॉक्स में कुछ दिया हुआ है। चलिए, ये इसके बाद देखेंगे हम। राज्य के प्रमुख वन संस्थान व केंद्रों की बात करते हैं। राज्य के प्रमुख वन संस्थान व केंद्र, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है, जो कि 1982 में स्थापित किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है, IIFM है ये। ठीक है, 1982 भोपाल। संजीवनी संस्थान भोपाल में है। वन विकास निगम भी भोपाल में है, 1975 में इसकी स्थापना कर दी गई। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना भोपाल में की गई। कब की गई? 12 जुलाई 2005 को इसकी स्थापना कर दी गई। राज्य वन अनुसंधान संस्थान की बात करें, राज्य वन अनुसंधान संस्थान ये जबलपुर में है और 27 जून 1963 को इसकी स्थापना की गई थी। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान ये भी जबलपुर में है और 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। बिल्कुल क्लियर है। जड़ी बूटी बैंक की बात करते हैं। जड़ी बूटी बैंक कहाँ है दोस्तों? पचमढ़ी में है। जड़ी बूटी बैंक कहाँ है? पचमढ़ी में है। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र की बात करें, किसकी? जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ है? ताला उमरिया में ये केंद्र बनाया गया है। और वन भवन की बात करें, वन भवन कहाँ है? भोपाल में है। वन भवन अभी इसका निर्माण हुआ है, करीब 1-1.5 साल हुए हैं, ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की स्थापना 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1984 में। इसकी डेट हम भूल जाते हैं बार बार और पेपर बनाने वाले इसी डेट को बार बार पूछते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं बॉक्स की ओर कि बॉक्स में क्या दिया हुआ है। चलिए, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि मध्य प्रदेश में वन से संबंधित इकाइयों की बात की गई है। इकाइयों की बात, वन वृत्त कुल कितने हैं मध्य प्रदेश में? 16 वन वृत्त पाए जाते हैं।
वन मंडल की बात करें 63 वन मंडल हैं, वन उपमंडल 135 हैं, वन परिक्षेत्र 473 हैं, उपवन परिक्षेत्र 1871 हैं और वन परिसर 1882 हैं। एक बार और देखते हैं, वन वृत्त हैं 16, वन मंडल हैं 63, वन उपमंडल 135, वन परिक्षेत्र 473, उपवन परिक्षेत्र 1871 और वन परिसर 8286 8286। शायद मैंने पिछली बार गलत बोला होगा तो आप इस बार करेक्ट कर लेंगे। 8286 वन परिसर। आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश की वन संबंधी योजनाएं और पुरस्कार। पहली वन नीति मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में लाई गई और नई वन नीति 2005 में प्रारंभ की गई। 2005 के बाद कोई भी नई नीति नहीं आई है दोस्तों। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में आई थी और नवीन वन नीति 2005 की चल रही है। पंचवन योजना की बात करते हैं। पंचवन योजना 1976-77 की यह योजना है। कब की है? 1976-77, 1976 और 77 की योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। चरण पादुका योजना 2018 में प्रारंभ की गई थी। तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता से संबंधित यह योजना है। और बसामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार की बात करें तो ये वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए बसामन मामा संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। वन प्रहरी पुरस्कार की बात करें, अग्निरोधक कार्य करने के लिए दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। और फिर अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। कब को? 11 सितंबर को। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चंदन का जंगल सीहोर के इछावर में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चंदन का जंगल सीहोर जिले के इछावर में स्थित है। ठीक है। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। ठीक है। अगला चैप्टर कौन सा है? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों फिर से एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। यहाँ से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चैप्टर को हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा चैप्टर है। ठीक है। ये हमने मध्य प्रदेश के वन संसाधनों के बारे में जाना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि अगला वीडियो जैसे ही अब मैं अपलोड करूं और तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए, कोई भी परेशानी उसको ना हो। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।